नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। लगभग हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन होना बेहद कॉमन बात है। मोबाइल फोन्स का चलन बढ़ने के साथ ही टेली मार्केटिंग का बाजार भी काफी बढ़ गया है। हर किसी को चाहे जरूरत हो या ना हो, लेकिन कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचने के लिए कॉल करती रहती हैं। आपके पेरेंट्स या फ्रेंड्स भले ही आपको किसी दिन कॉल करना भूल जाएं, लेकिन आपकी जिंदगी कोई भी दिन फिलहाल इन मार्केटिंग कॉल्स के बिना नहीं बीतती होगी। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूं कि या तो आप मोबाइल नहीं रखते हैं या बेहद लकी हैं, क्योंकि स्पैम कॉल्स आज की तारीख में सिर दर्द बन चुके हैं। इतना खतरनाक सिर दर्द कि फिलहाल इसका इलाज किसी को समझ नहीं आ रहा है। पूरा मामला आखिर क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्पैम कॉल ये शब्द किसी भी मोबाइल यूजर के लिए सिरदर्द से कम नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप किसी बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं या सोकर उठे हैं। ये कॉल्स आपका मूड खराब कर देते हैं। हाल ही में लोकल सर्कल्स के सर्वे से पता चला है कि भारत के 64% मोबाइल फोन यूजर्स रोजाना कम से कम 3 या 3 से ज्यादा स्पैम कॉल्स रिसीव करते हैं। वहीं कॉलर आईडी ऐप ट्रू कॉलर की माने तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा स्पैम कॉल्स वाला देश है। यहाँ हर यूजर को महीने में कम से कम 17 स्पैम कॉल्स आते हैं। जुलाई 2021 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ऐसे मैसेज और कॉल करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन बीते 9 महीने में स्पैम कॉल्स में कोई कमी नहीं आई है। बल्कि आलम यह है कि कॉल्स आपका पीछा डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस में रजिस्टर कराने के बावजूद नहीं छोड़ते। सर्वे में 95% मोबाइल यूजर्स ने माना कि डू नॉट डिस्टर्ब यानी डीएनडी सर्विस अपनाने के बावजूद उनके नंबर पर अनचाहे कॉल्स आते रहते हैं। ये कॉल्स ज्यादातर नया अकाउंट, लोन, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट से जुड़े ऑफर्स के लिए होते हैं, जबकि एसएमएस, बैंक, इंश्योरेंस, कार डीलर्स, स्पा सर्विसेज, प्रॉपर्टी एजेंट और इनकम बढ़ाने के तरीके बताने वाली कंपनियों की तरफ से भी ये स्पैम कॉल्स आते हैं। सवाल ये है कि स्पैम कॉल के ये मैसेज करने वाले यूजर्स को नंबर मिलते कहां से हैं? और जब डीएनडी ऑप्शन भी कारगर ना हो तो इन अनचाही कॉल से निपटने का क्या तरीका है? ईजी नाउ स्वदेश। तो बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और किसी एक की नहीं है। आपने भी बीते वक्त में बड़े बड़े नेताओं और सेलेब्स को इस तरह के कॉल्स आने की खबरें पढ़ी होंगी और सुनी भी होंगी, लेकिन अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि स्पैम कॉल्स को रोका कैसे जाए, स्पैम कॉल से कैसे डील किया जाए, ट्राई गाइडलाइंस तोड़ने वाली कंपनियों पर कैसे एक्शन लिया जा सकता है, कंज्यूमर के तौर पर डीएनडी का उल्लंघन करने वाली कंपनी से कैसे निपटा जाए। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं लोकल सर्कल के फाउंडर चेयरमैन सचिन तापड़िया, टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उपल और साथ ही जुड़ेंगे हमारे साथ आगे चलकर ट्राईफॉर्मर चेयरमैन प्रदीप बैजल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो सचिन, आप ही के पास आऊंगी मैं सबसे पहले, क्योंकि जो सर्वे कराया गया है लोकल सर्कल में उसमें काफ़ी ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे एक्चुअली देखा जाए तो हर कोई रोजाना जूझ ही रहा है, लेकिन हाइलाइट्स के तौर पर हमको बताएं कि किस तरह से इन स्पैम कॉल से जो है सिरदर्दी बढ़ गई है लोगों की। कविता, पिछले 9 महीने में हमारे को काफी ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पर आए इस मुद्दे को लेकर। तब हमने डिसाइड किया कि इस पे सर्वे करना चाहिए और इस सर्वे में हम 350 से ज्यादा जेलों में गए और वहां लोगों से पूछा ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू कि उनको कितने स्पैम कॉल आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो 100 में से 99% लोग जो हैं उनको स्पैम कॉल आते हैं। उसमें 32% लगभग या 36% ऐसे लोग हैं जिनको 1 या 2 ही कॉल आते हैं दिन में। पर 64% जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया लोग ऐसे हैं जिनको एक दिन में 3 से ज्यादा स्पैम कॉल आते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया है उपभोक्ता के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। और इसका सल्यूशन जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, एक सल्यूशन निकालने की। हमने ये मुद्दा ट्राई को भी एस्केलेट किया है कल,
और सोल्यूशन निकाला जा सकता है। मतलब आप अगर देखेंगे इसको तो जो स्पैम कॉल करने वाले लोग हैं उनके फोन पे एक सर्टन पैटर्न होता है। अगर वो एक दिन में 30 स्पैम कॉल करते हैं तो काफी हाई चांस है कि उसमें से 25-26 कॉल जो है वो 30 सेकंड के अंदर ही कट हो जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर ऐसा है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको ये सोल्यूशन ढूंढने होंगे कि कैसे वो प्रोएक्टिव तरीके से स्पैमर्स को आइडेंटिफाई करें, और हर नंबर जो है या तो उसके पीछे कोई आधार कार्ड है या कोई कंपनी का पैन कार्ड है या कोई दूसरा कार्ड है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। तो अगर करना चाहें तो हम इस इशू को सॉल्व एज अ नेशन कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनीज कुछ जिम्मेदारी लें, कुछ जिम्मेदारी ट्राई डिफाइन करें। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू है जुलाई 2020 से, तो उसके थ्रू भी फाइन किया जा सकता है सीसीपीए के द्वारा। और अगर जरूरत पड़े एक ऑफेंस, 2 ऑफेंस, तीसरा ऑफेंस, अगर उसके बाद भी कोई पर्टिकुलर नंबर से कॉल्स आ रहे हैं तो अगर जरूरत पड़े तो उन कंपनीज का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जाए जो इस तरह का स्पैम ओरिजिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्शन पॉइंट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं और हम बस उम्मीद ही करते हैं कि सख्ती से इस पर जो है वो काम भी किया जाए। लेकिन महेश जी, अब हाल तो ऐसा हो गया है कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो ब्लॉक लिस्ट में इतने नंबर हो गए हैं जितने मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी नहीं है, साफ तौर से। और ऐसा है कि अगर कोई एक टेलीमार्केटिंग कंपनी से हमने एक कॉल ब्लॉक किया, एक नंबर ब्लॉक किया, तो वो किसी और नंबर से कॉल करते हैं। तो ऐसे पता नहीं सैकड़ों नंबर इनके पास होंगे जहाँ से ये अलग अलग तरीके से हमें कॉल करते हैं। लेकिन ये जो स्पैम कॉलर्स, टेलीमार्केटिंग कॉलर्स की हम बात कर रहे हैं, इनका थोड़ा कामकाज करने का तरीका हमें समझना चाहिए या समझाना चाहिए दर्शकों को, क्योंकि कुछ तो रजिस्टर्ड, जैसा कि आपने ही समझाया कि रजिस्टर्ड कुछ होते हैं टेलीमार्केटिंग कॉल्स जो कि कर सकती हैं आपको, लेकिन कुछ अनरजिस्टर्ड होते हैं जो कि स्पैम कॉल्स के तहत दर्ज किए जाते हैं। ये पूरा मामला क्या है, इसको हम कैसे समझें? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप ही नहीं, मैं भी, और जैसा आपने अपने रिपोर्ट में बताया, लगभग सभी को, चाहे वो बड़े से बड़े ओहदे पे ही क्यों ना हो। एक जमाने में भारत के वित्त मंत्री को भी कॉल्स आ रहे थे लोन के और इसके, और तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसका स्केल बेहद बड़ा है और इसका एक मेन कारण यही है कि हमारे यहाँ 2 किस्म के कॉलर्स हैं। एक वो है जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको यदि आप सपोज बैंक में एक अकाउंट खोलते हैं या आप किसी से लोन लेते हैं या कार्ड लेते हैं, जो भी है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप मार्केटिंग कॉल लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं, और हो सकता है जाने अनजाने में आपने हाँ कहा हो या आपको लगा हो कि मुझे कुछ ऑफर्स मिल जाएंगे जिससे फायदा हो सकता है। तो वो लोग जो हैं वो कुछ हद तक देखा जाए तो वो लीगल मार्केटिंग कॉल्स हैं जिनका एक अपना रोल है। पर जब आप जैसे ब्लॉकिंग की बात कर रहे हैं, आप डेफिनेटली उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली अनरजिस्टर्ड है, जो आम आपके और मेरे जैसे फोन नंबर से बात करते हैं। तो ये लोग जो हैं, ये इनको आप एक किस्म से स्मॉल स्केल समझ लीजिए, इनको छुटपुट कॉलर समझ लीजिए, चाहे वो किसी बड़ी ही कंपनी का बिजनेस ला रहे हों और वो अपने आप में इनफॉर्मल है। तो इनका नंबर तो कई लाखों में है, तो जाहिर है इनका पीछा करना इतना आसान है नहीं, और आप जो कर रही हैं ब्लॉक करके, वही एक मेरे ख्याल से मेन है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग एक चीज का फायदा उठाते हैं, वो ये है कि भारत में किसी किस्म की कोई भी इस किस्म की जो कोई प्रॉब्लम है, इस किस्म का कोई गिल्ट प्रूव करना, किसी का दोष प्रूव करना इतना आसान है नहीं। तो जब एक आम आदमी को, जिसको एक कॉल आई है, उसके लिए ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है, और आपका प्रोग्राम भी सिरदर्दी ही की बात कर रहा है कि इसके लिए इतनी बड़ी सिरदर्दी है कि वो ऐसे इनफॉर्मल इकोनॉमी के लोगों का पीछा करता रहे, वो लगभग संभव ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और TRAI भी
रजिस्टर्ड वालों के लिए कुछ कर सकती है, और रजिस्टर्ड लोग जहां तक मैं समझता हूं वो कानून का पालन करते हैं, क्योंकि उन पर काफी बड़े पेनल्टीज हो सकती हैं इस किस्म के रूल्स को डिसोबे करने के। तो हमें ये इसके कई कारण हैं। जाहिर है कुछ कारण ये भी हैं कि हम लोग, हमारी जो सामाजिक दशा है वो ऐसी है कि कुछ लोगों को इनफॉर्मल इकोनॉमी पे ही डिपेंड करना पड़ता है, चाहे वो लोन के लिए, चाहे वो कार लेने के लिए, चाहे वो घर खरीदने के लिए। तो वो एक किस्म से इजी टारगेट होते हैं इन सबके, और इनकी संख्या कोई कम नहीं है। और ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व मुझे नहीं लगता हो पाएगी। पर हाँ, यदि सरकार या TRAI इन मामलों को प्रायोरिटी दे और जल्दी से बहुत कम समय में एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दे पाए, और जैसे मैंने बताया वो इतना आसान नहीं होगा, पर यदि वो दे पाती है जिससे कि उनको लगे कि ये रिस्क टेलीमार्केटर्स के लिए भी बहुत बड़ा है, तब हो सकता है कुछ हो पाए। लेकिन महेश जी, यहाँ पर बात ये समझ में नहीं आ रही है कि ये नंबर्स DND में अगर हम रजिस्टर करें, डू नॉट डिस्टर्ब में रजिस्टर करें, उसके बावजूद भी ये स्पैम कॉल्स हमें आती हैं। ये नंबर्स पहुँचते कैसे हैं? जैसा कि आपने कहा कि अगर किसी को लोन लेना हो, कोई इंक्वायरी करने के लिए किसी बैंक में जा रहा हो, क्या वहाँ से ये सारे नंबर्स लीक किए जाते हैं रजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कॉलर्स के जरिए? अनरजिस्टर्ड कॉलर्स या स्पैम कॉलर्स के पास ये नंबर जाते हैं? क्योंकि बात केवल सिरदर्दी की नहीं है, इस तरह की कॉल से कई सारी धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की भी केसेस सामने आए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट क्रिमिनल इसके डायमेंशन है, और इसका हमें इलाज करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। नंबर तो 50 तरीके से आ सकते हैं। आज की डेट में एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज ये है कि हम लोग जहां भी जाते हैं कि लोग अपना फोन नंबर मांगते हैं। आप किसी ऑफिस में चले जाएं, वो बोलते हैं अपना फोन नंबर लिखाइए। आप किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं, उनके पास नंबर है। आपके लोकल दुकानदार है, उनके पास आपका नंबर है। ड्राइवर्स के पास है, सबके पास है, और हर एक कंपनी। तो अब जो आपका नंबर है वो इतना प्राइवेट रहा नहीं। आमतौर पे बाकी देशों में मोबाइल नंबर जो है वो इतना पब्लिकली लोग शेयर नहीं करते हैं जितना हम लोग यहाँ करते हैं। इसका एक कारण और भी है कि हमारे यहाँ लोगों के पास लैंडलाइन वैसे भी कम है। हमारी आमतौर पे एक ही फोन नंबर होता है हम लोगों के पास, और वो मोबाइल है। और मोबाइल के फायदे कई हैं, पर उसका एक नुकसान ये भी है कि आप 24 घंटे में कहीं पे भी, चाहे आप कोई जरूरी काम कर रहे हो, चाहे आप कुछ घर में बैठे हो फैमिली के साथ, आपको डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो ये, क्योंकि हम 50 लोगों को आमतौर पे अपना नंबर दे देते हैं, तो जाहिर है उनको नंबर इकट्ठे करना लोगों को इतना मुश्किल है नहीं, और इसके कई और तरीके हैं। सचिन, आपकी रिपोर्ट कहती है कि भारत में सबसे ज्यादा स्पैम कॉल्स आते हैं। इसको अगर हम अंतर्राष्ट्रीय या देश के दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले अगर समझना चाहें, तो वहाँ किस तरह के नियम हैं और किस तरह से वहाँ पर गाइडलाइंस और रेगुलेशंस लागू किए गए हैं? तो इसमें कविता, सबसे बड़ा जो एक और इशू है, जैसा कि महेश जी ने बताया कि हम अपना डेटा कहीं भी दे देते हैं भारत में, और मोबाइल एक प्राइमरी रेफरेंस डेटा पॉइंट है। हमारे यहाँ डेटा बिकता भी बहुत है। 5,000 रुपए में आप 20, 30, 40 मिलियन रिकॉर्ड्स का डेटा खरीद सकते हैं। और होता क्या है कि ये जो कंपनीज हैं इंडिया में जो इस तरह का काम करवा रही हैं लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो ये डेटा खरीदती हैं और उसको डिसेमिनेट करती हैं। और उसके बाद ये जो टेलीकॉलर्स हैं, ये आपको अपने प्राइवेट फोन से फोन करते हैं। और इस तरह का जो सिस्टम है, जहां तक कि हम लोगों ने जो यूजर फीडबैक को एनालाइज किया, इस तरह का सिस्टम बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में तो एटलीस्ट नहीं है कि इतनी आसानी से डेटा मिल जाए, उस डेटा को आप यूज करें और कोई लॉ को भी वायलेट ना करें। ऐसा नहीं है।
तो ये एक भारत स्पेसिफिक इशू है जिसको हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे हिसाब से सॉल्व करना होगा, बिकॉज डेटा है, पैटर्न्स है, कौन किसको कॉल कर रहा है, किसके कॉल हैंग अप हो रहे हैं, वो सारा डेटा टेलीकॉम कंपनीज के पास में है। तो अगर ट्राई एक सेट ऑफ बड़ा क्लियर रूल्स बनाए और उसके बेसिस पे लोगों के नंबर डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाएं जब वो इस तरह के पैटर्न्स फॉलो में इस तरह के ट्रैप में आता है उनका नंबर। तो आजकल क्या है कि एक और नंबर लेने के लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देनी पड़ती हैं। तो अगर एक बार ये प्रोसेस शुरू होगा तो आई थिंक उससे वर्ड फैलेगा और लोगों को पता चलेगा कि ये इतना आसान नहीं रह गया है अब कि इंडिया में एक नंबर लो और उठा के फोन कॉल करना शुरू कर दो और लोगों को स्पैम करो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमको ट्राई को इस पे शुरुआत करनी चाहिए मुहिम की, और टेलीकॉम कंपनीज को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए कि वो इस पे एक्शन लें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और प्रोएक्टिवली रिपोर्ट करें कि उन्होंने कितने नंबर जो हैं डीएक्टिवेट किए हैं स्पैम कॉल्स की वजह से। महेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने सचिन, और आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए महेश जी, क्या आप अग्री करेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे रेगुलेटरी लैब्स है इन टर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क जो कि होना चाहिए था? हम जानते हैं बीच बीच में ट्राई इस तरह की बातें टेलीकॉम कंपनियों से तो करता तो है, उनसे लिस्ट वगैरह भी मांगता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ठोस कदम उठता हुआ हमने नहीं देखा है। जिस गाइडलाइन, जिस सख्ती, जिस फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर इसका एक सबसे बड़ा कारण, जैसे हमने पहले भी बात किया, वो डेवलपिंग कंट्रीज में आमतौर पर मोबाइल फोन ही एकमात्र फोन नंबर होता है लोगों के पास। और जैसा कि सचिन जी ने भी कहा, 50 जगह से आप ये नंबर खरीद सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये नंबर इतनी आसानी से आपको टेलीकॉम कंपनी से मिल जाएंगे, क्योंकि उनके अपने हित में ये काम नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से आते हैं नंबर, इसका तो हमें पता करना पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगता कि उनके हित में है कि ये इस किस्म के नंबर लोगों को, और खासकर इलीगल कॉल्स के लिए, वो उपलब्ध कराएं। अब रही बात इसको रोकना इतना मुश्किल ना होता यदि हमारे यहाँ जो लीगल सिस्टम है, जो हमारी इन मामलों में कानूनी कार्रवाई है, यदि वो कुछ हद तक शॉर्ट हो जाए, उसको किसी तरीके से हम लोग जल्दी से निपटा सकें, कि भाई कुछ चीजों के लिए हम लोग अपना कानून थोड़ा सा बदलें और बोलें कि ये इनको समरी रूप से एक ही हियरिंग में डिसाइड करें कि हाँ, इस आदमी ने इतने लोगों को ये कॉल्स किए हैं, ये में जो जज है या जो भी है वो कन्विंस्ड है, और वो उसी टाइम पे एक्शन लेता है, और एक्शन ऐसी लेता है जिसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ सिग्निफिकेंट हो। अभी यदि किसी छोटे, जैसे हम कह रहे हैं कि ये लघु उद्योग हैं जो ये काम करते हैं ज्यादातर, तो उन पर इस किस्म के जो पनिशमेंट होगी, इस किस्म के जो पेनल्टीज होंगी, उनका फर्क पड़ेगा। तो हमें अपना प्रोसेस शॉर्ट करना पड़ेगा, एफिशिएंट करना पड़ेगा, और पेनल्टीज बढ़ानी होंगी। और यदि हम ये दो काम कर सकते हैं, तब हम कुछ हद तक अपने देश के जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी हम मदद कर पाएंगे। पर ये काम इतना आसान है नहीं, जैसे कि TRAI के 15 साल में हमने 15 साल से इस चक्कर में लगी हैं वो, और अभी तक कुछ बात बन नहीं पाई। इसीलिए हम जानते हैं कि जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो अलग अलग तरीके जो है अपनाता है इन कॉल्स को ब्लॉक करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। सचिन, आपकी रिपोर्ट में क्या क्या जरिया अपनाते हुए दिखाई दिए हैं लोग? तो कुछ लोग जो हैं उन्होंने कहा कि हम कोई प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं जो हमको बता देते हैं, इंफॉर्मेशन असिस्टेंस मिल जाता है कि ये कॉलर कौन हो सकता है। वो एक 14% लगभग लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करने की बात करी है। ऑफ कोर्स वो प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे हैं जो आपकी सारी फोन बुक की जानकारी मांगते हैं, तो वो काफी कंज्यूमर्स को वो फेयर नहीं लगता और वो शेयर नहीं करते हैं। सो वो एक 14% नंबर है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिकली
ऐसे कॉल्स आने पे, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया शो के, कि वो उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फोन उठाते हैं और उठा के मना करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ सब तरह के लोग हैं। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कुछ लोग जैसे टीनेजर्स हैं, फॉर एग्जांपल 12 से 18 की एज के, या सीनियर सिटीजन हैं, वो काफी स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं इन कॉल्स के जरिए, बिकॉज उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि क्या इंफॉर्मेशन है, क्या कॉलर जेन्युइन है, कि एक बैंक से बोल रहा है, कई बार उन्हीं के बैंक से अगर बोल रहा है तो, और वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो आई थिंक काफी हद तक पर्सनल डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इस मैनेज के थ्रू, जिसका एक अलग, जैसा कि अपन ने बात करी, कि वो एक क्रिमिनल एंगल आ जाता है उसके अंदर में। बट जनरली लोग यही कर रहे हैं कि ब्लॉक कर दिया, या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यूज किया, या फिर कॉल करके बोल दिया कि वापस फोन मत करो। यही सब बाय एंड लार्ज जो है वो किया जा रहा है लोगों के द्वारा, बट कोई ठोस सोल्यूशन नहीं है अभी भी, और वो लोग नहीं कर सकते, और वो मेरे हिसाब से जो है वो कोर्ट्स भी शायद नहीं कर सकते। वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे को ट्राई को फ्रेमवर्क बनाना होगा, और कंपनीज को उसको एनफोर्स और इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे कि, और प्रोएक्टिवली आके रिपोर्ट करना होगा कि हमने इतने नंबर्स जो हैं वो हमने डिसेबल किए, और हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो वो नंबर जब वापस रीएक्टिवेट होने जाएं, तो ऐसा एक कोई सेंट्रल डेटाबेस हो कि अगर मिस्टर XYZ ने एक कॉल किया, या उन्होंने उनका नाम इस कंप्लेंट लिस्ट में आया, तो उनके आधार पे एक सॉर्ट ऑफ मार्कर लग गया कि इन्होंने यहाँ पे ऐसा किया था, तो जब वो दूसरा नंबर लेने जाएं तो देयर इज सम काइंड ऑफ पेनल्टी परहैप्स, जिससे कि अगेन टू स्प्रेड द वर्ड कि दिस शुड नॉट बी डन। आई थिंक वहां एक्शन लेने की जरूरत है मेरे हिसाब से। तो महेश जी, जो बात सचिन ने ही कही है, इसकी अगर गुहार एक कंज्यूमर उपभोक्ता ही अगर लगाना चाहे, अगर हम ही पहल करना चाहे, क्योंकि अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं, परेशानी भी हमें हो रही है, तो इसके लिए हल भी हमें निकालना अगर हो, हमें शिकायत करनी हो, रिपोर्ट करनी हो, अपनी लिस्ट, ब्लॉक लिस्ट दिखानी हो, तो किस तरह से इस पूरी समस्या को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या इसके लिए हमें लंबी लीगल बैटल जो है वो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फ्रेमवर्क का अभाव है क्लियरली, तो रास्ता कैसे निकलेगा? क्या ये करना ठीक होगा? देखिए, इसके दो सुझाव मेरे पास हैं। एक तो ये है कि जैसा शायद कानूनी तौर पे TRAI के पास आम उपभोक्ता डायरेक्टली TRAI को अप्रोच नहीं कर सकता, वो इंडिविजुअल कंप्लेंट्स को मैनेज नहीं करती हैं, पर कंज्यूमर ग्रुप्स जो हैं वो TRAI को अप्रोच कर सकते हैं। तो यदि जो उपभोक्ताओं की जो ग्रुप्स हैं, जो NGOs हैं, जो बाकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यदि वो इसमें पहल करें, और वो ये जैसी इंफॉर्मेशन आपने बताई है सचिन जी, यदि इस किस्म की इंफॉर्मेशन यदि डायरेक्ट TRAI के पास थ्रू कंज्यूमर ग्रुप्स पहुंचे, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका एक इम्पैक्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरी बात, एक चीज और भी है जिसके अंदर TRAI काफी हद तक मदद कर सकती है, और शायद अभी तक नहीं कर पा रही है, और वो ये है कि हमारे पास एक बिल्कुल सरल तरीका हो, कोई भी ऐसा नंबर जिसके यहाँ से हमारे फोन आ रही है, उसको हम डायरेक्टली TRAI के किसी वेबसाइट में, किसी डेटाबेस में डाल सकें। एक बड़ा सिंपल सा कोई एक कमांड हो, ऐप हो, जिसको आप डालें, तो जिस नंबर से आपको कॉल आई है वो डायरेक्ट सीधा जाके वहां पर रजिस्टर हो जाए। तो फिर क्या होगा कि TRAI के लिए एक आसानी भी हो जाएगी, और एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगी इस चीज से डील करना कि ये क्या बात है, एक ही नंबर है ऐसा है जिससे 50 लोगों ने कंप्लेन किया है, और वो एक किस्म की कॉल्स कर रहा है, चाहे वो लोन की हैं, चाहे वो कार्ड की हैं, चाहे वो किसी फ्रेंडशिप की हैं, जो भी है। तो हमको इस किस्म का ये हम करें, और इसमें TRAI मदद करे कि हाँ, ये नंबर है, जब भी आपको ऐसी कॉल आए, ये नंबर आप इस जगह पे फॉरवर्ड कर दें। तो मुझे लगता है फिर जो बॉल होगी वो TRAI की कोर्ट में होगी, उनको संभालना पड़ेगा, और उनको फिर ये कहना कि ऑपरेटर्स को, टेलीकॉम कंपनियों को, कि देखिए इन नंबरों से इतनी स्पैम कॉल्स जा रही हैं, आप इनको बंद करें, इनके ऊपर कार्रवाई करें, इनकी बाकी जो सेवाएं हैं उनको बंद करें।
तो ये हो सकता है, और कंज्यूमर ग्रुप्स यदि इसमें पहल करें तो वो डायरेक्टली TRAI के साथ डील कर सकते हैं इसके बारे में। तो महेश जी, क्योंकि आप TRAI को इतने क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो क्या TRAI कंज्यूमर के एक्शन का इंतजार कर रहा है? क्योंकि समस्या तो ये छोटी नहीं है और ना ही कोई नई समस्या है, ये बहुत पुरानी समस्या है, लगातार इसमें बढ़त हो रही है और अब आलम ऐसा हो गया है कि भारत जो है वो नंबर 1 देश बन गया है स्पैम कॉल्स की लिस्ट में। तो TRAI एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? मुझे अभी तक ये सवाल का जवाब नहीं समझ में आ रहा है, आखिर क्या रोक रहा है? देखिए, यही मैंने बताया आपको कि इसका साबित करना इतना आसान है नहीं, क्योंकि यदि आपके पास जो कॉल आती है उसको आप बोलते हैं वो स्पैम है, वो बोलता नहीं कि उसने आपने ये नंबर दिया था, आपने मेरे को फला जगह में बोला था कि लोन में आप इंटरेस्टेड है तो मैं इसलिए आपको फोन कर रहा हूँ, या वो बोले आपके किसी दोस्त ने मुझे ये नंबर दिया इसलिए मैं फोन कर रहा हूँ। तो इसको आप तू में बात आ जाएगी, काफी देर तक इसका प्रोसेस चलेगा। तो ये चीजें जो है वो आम उपभोक्ता के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी भी है, उनके पास टाइम या बाकी रिसोर्सेज होते नहीं। तो ये जो चीज साबित नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। और TRAI उसके भी अपने जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं, और उनके पास इतना बड़ा वो नहीं है बॉडी कि वो ये जो कॉल्स जो कि लगभग करोड़ों में हैं उनको वो किसी तरीके से मैनेज कर सके। पर मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत भी हूं कि इसमें शायद TRAI ने भी इतनी प्रैक्टिकलिटी दिखाई नहीं है। उन्होंने ये मतलब DND वगैरह कर तो दिया है, पर उसका जो एक्चुअल जो लोग ये काम कर रहे हैं उसका उन पर असर नहीं हो रहा। उस DND जो भी सिस्टम है उस पर उसका इम्पैक्ट इनफॉर्मल जो कॉलर्स हैं उन पर नहीं हो रहा है, जो कि हमारी सबसे बड़ी सिरदर्दी है। तो ये TRAI भी देख सकते हैं। क्लियरली तो यहाँ पर स्पैम कॉल्स और टेलीमार्केटिंग कॉल्स का आना तो बंद नहीं होगा। आपके हाथ में ये है कि आप इनको ब्लॉक करने के लिए जो भी जरिया अपना सकते हैं वो आप अपना सकते हैं, और अगर आपको शिकायत करनी है तो हमने शो में चर्चा भी की है कि वो शिकायत करने का तरीका क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में इतना ही, मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।